नमस्कार। कोविड-19 लॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। और देश में इस समय 2 चीजें चल रही हैं, पहले कोरोना और दूसरा चुनाव। अभी आपने जो सुना, आपने जो आवाज सुनी, वो मैं आपको इस लिंक के बाद फिर सुनवाऊंगा। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि आखिर हमने ये क्यों सुनवाया, क्योंकि जहां जहां चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है, और जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना रोके नहीं रुक रहा है। हालांकि होली से पहले कोरोना की तेज रफ्तार ने त्योहार को फीका करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार कहीं लॉकडाउन कर रही है तो कहीं नाइट कर्फ्यू का सहारा ले रही है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर आम आदमी के विचार क्या हैं, एक बार सुन लीजिए। वहाँ पे कोरोना के लिए अलग रूल बनाए गए हैं, तो कोरोना भी सरकारों के रूलों को फॉलो करता है। अच्छा, इसे पूरी तरह गायब करना है तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक साथ चुनाव करा देंगे तो कोरोना चले जाएगा ना? बिल्कुल, भारत से गोल हो जाएगा। चुनाव में जाता ही नहीं है भूल के। बंगाल में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देख लीजिए। बिहार में चुनाव हुए, वहाँ गया कोरोना? नहीं गया ना। तो ये चुनाव होते हैं, उन रैलियों से डरता है, हमें मालूम पड़ गया। इसकी यही नब्ज है जो हमने पकड़ ली। आंदोलनों से बहुत डरता है कोरोना। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। अब ये बेचारा आम आदमी, और आम आदमी तो सरकार की नजर में बेचारा ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस आम आदमी की ये बातें हैं तो उसको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है, और अगर वो मास्क नहीं लगाता तो उसका जुर्माना लगाया जाता है, उसे डंडे मारे जाते हैं कि बिना मास्क के कैसे आप घूम रहे हैं। लेकिन वो देख रहा है कि चुनावी राज्यों में आखिर कोरोना का कोई पालन नहीं हो रहा है, गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है, और अगर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और इन सब के बीच तमाम तरह की बातें जो चल रही हैं, वो बातें ये कहती हैं कि आखिर लोग तो समझ रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि क्या जहां जहां चुनावी राज्य हैं वहां पर कोरोना का पालन नहीं किया जा रहा है, क्या वहां पर कोरोना का असर नहीं है। आप आसाम में देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप केरल चले जाइए। नेताजी की चुनावी सभा चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है कोई मतलब नहीं है। मंच से भाषण पेल रहे हैं नेताजी, और सामने जनता बैठी हुई है, और जब भीड़ लाई जाएगी, बुलाई जाएगी, मंगाई जाएगी, तो फिर काय का कोरोना का गाइडलाइन और कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। आप तस्वीरों में देखिए। अब इसे क्या कहें। जहां चुनाव नहीं है वहीं पर ज्यादा सख्ती और पालन करने की बात हो रही है, और जहां पर चुनाव है वहां क्या। इसलिए हमारे सामने एक आम आदमी थे जो अपनी बातें कर रहे थे, और वो एक, इसे व्यंग कहें या एक साधारण सी बात करें, लेकिन इस बात में पते की बात है। और जब हमने इनकी बातों को सुना तो हमने कहा कि इस पर चर्चा कर ली जाए। चर्चा क्यों कर ली जाए? क्योंकि आपने देखा कि पढ़ाई जब ऑनलाइन हो सकती है, पढ़ाई छात्र छात्राओं की जब ऑनलाइन हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो फिर चुनावी प्रचार वर्चुअल क्यों नहीं हो सकता। अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए क्यों हजारों लाखों की भीड़ बुलाई जा रही है, और खतरनाक मोड़ पर खड़े इस महामारी के युग में देश को खड़ा किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार इस बात को लेकर? क्या सिर्फ दिखावा है? क्या आप चुनावी भाषण दे देंगे और आप कह देंगे कि लोगों को पालन करना चाहिए? गृह मंत्रालय से लेकर राज्य के गृह मंत्रालय तक, राज्य के गृह मंत्रालय से लेकर एसपीडीएम तक हर कोई कोरोना का पालन करने के लिए, गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जा रहा है, और आप चुनावी सभाओं में भीड़ इकट्ठी करेंगे। क्या कहें। चुनाव खत्म होते ही फिर शुरू। और यही कारण है क्योंकि पिछली गलतियों से हम सबक नहीं ले रहे हैं, और आज 1 साल हो चुका है। तमाम सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत कुछ भुगता है, देश के आम आदमी ने बहुत कुछ भुगता है, और सबसे बड़ा सवाल है, हर कोई परेशान है। फिर एक खतरा सामने आ चुका है, तमाम सारे स्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं, कोरोना तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव
चुनाव के आगे सब कुछ छोटा है। सत्ता की चाशनी के आगे सियासत में पहुंचने के लिए आप सब कुछ करेंगे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। चर्चा हम इसी बात को लेकर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी है बीजेपी के, वो हमारे साथ होंगे। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार हमारे साथ मौजूद होंगे और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर भुवनेश्वर साहब, मैं आपके पास जाऊंगा और ये पूछने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि देश के हर गली नुक्कड़ पर चर्चा चल रही है कि साहब बंगाल में तो कोरोना नहीं है, असम में कोरोना नहीं है, केरल में कोरोना नहीं है, तमिलनाडु में कोरोना नहीं है, क्योंकि जो कोरोना के पालन करने के लिए बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं, ज्ञानदूत परियोजना दे रहे हैं, उन्हीं की सभाओं में लाखों की भीड़ मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। इसे क्या कहें? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आप उस आम आदमी को पकड़ लाए जिसने इतनी प्यारी व्याख्या की है कि जिसका मैं समझता हूं कि कोई तोड़ नहीं है जी। उसने बहुत बहुत सामान्य शब्दों में अपनी उस पीड़ा को बखान कर दिया जो हम लगातार पिछले 1.5 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना क्या सिर्फ बाबुओं और अधिकारियों और नेताओं मंत्रियों की नूरा कुश्ती के अनुसार ही कठपुतली नाच करता रहेगा? क्या ये सिर्फ वहीं पर उपलब्ध होगा जहां जहां पर उसको आदेश दिया जाएगा कि रात को 10 बजे से हमने कर्फ्यू लगा दिया है, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम भी सो जाओ। हम जहां जहां चुनावी सभा करें, नेताजी हम देख रहे हैं लगातार सब जगहों पर नेताजी मास्क बांट रहे हैं, लोगों को मास्क पहना रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पर मास्क नहीं है। ये बहुत सीधा सा मैसेज है दिखाने को कि आम आदमी तुम्हारी ऐसी कम तैसी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम जैसे चाहेंगे तब तुमसे हम बिना मास्क के पैसे वसूल करेंगे, तब तुमसे हम रैंडम कोरोना टेस्ट के पैसे वसूल करेंगे, तुमको पकड़ पकड़ के, हम तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। जीना सिर्फ हमें है क्योंकि हमारे पास सारा तंत्र है, हमारे पास सारे बाबू हैं, हमारे पास पूरी मशीनरी है और हम जैसे चाहेंगे वैसा होगा। ये हम पिछले 1 साल का निचोड़ देख रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज इतनी तेजी से सेकेंड वेव मल्टीपल म्यूटेशंस के साथ आ रही है, जिसमें संक्रमण की दर बहुत तेज है, जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है उन लोगों को जिनके अंदर इम्यूनिटी जरा भी कम होगी। ये बड़ी चिंता की बात है कि अभी पीक आई नहीं है, सेकंड पीक, जिसके लिए हम लगातार, आपको भी ध्यान होगा कि आपके चैनल पे भी और बाकी जितने हेल्थ आर्टिकल्स में लिखता रहा हूं पिछले जनवरी से कोरोना को लेकर, मैंने ये स्पष्ट लिखा था कि ये पैटर्न 1820, 1920, अब 2020, लगातार हर शताब्दी में ये पैटर्न लौटा है। 1920 में ये स्पेनिश फ्लू में लौटा था जब दुनिया ने 3 पीक देखे थे इसके 2 साल तक, और हमने उसी व्याख्या पर, क्योंकि वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, ये आपके लाइफ स्टाइल के बहुत अभिन्न पार्ट हैं, ये आपसे अलग नहीं है। और मैं अगर कहूं तो प्रकृति में इन्हीं का वर्चस्व, यही चाहते हैं जैसा वैसा होता है, ये चाहते हैं तब सब चीजों में इम्यूनिटी बढ़ती है। ये वायरस और फंगस आपके लिए पूरे तरह से एक तरह से लाइफ लाइन है आपके जीवन के, जिसको हम हमारी व्यवस्थाओं से खराब करके चौपट कर देते हैं। आज जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो सारी फंगस से निकल कर आई हैं। आज जितना भी सिस्टम है वो सब इन्हीं के हिसाब से चलता है। सारे वायरस आपके शरीर को इम्यूनिटी देने, ताकत देने आते हैं कि जो कमजोर हैं वो छट जाएं। ये प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की तौर पर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सीधा सा नियम है कि आपको जो व्यवस्था विधाता ने दी, प्रकृति ने दी, उसका सर्वनाश होने पर ये एक 100 साल की अवस्था में ये व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि जब वायरस बहुत सक्रिय हो जाते हैं और चूंकि मानवीय शरीर में उसके अवगुणों की बिल्कुल, वजह से लेकिन समझ कहां रहा है इस बात को कोई? इस बात को क्यों समझ रहा है? क्योंकि आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, आप सारी स्थितियों से वाकिफ हैं। 1 साल तक इस देश ने झेला है, बावजूद इसके राजनीति है कि कोरोना पर भारी है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिकरवार, हम उन्हीं के पास चलेंगे। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में जब बाई इलेक्शन हुए 27 सीटों पर, उस समय कोरोना का आगमन आ चुका था और जब ये पूरी उठापटक चल रही थी और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रैलियां हुई, आपका भी इलाका हुआ, और शायद राजनीतिक पार्टियों ने, सरकार ने उस बात से सबक नहीं लिया। आज की स्थिति में बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, पुदुचेरी में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, और इन चुनावी सभाओं में जो भीड़ देखी जा रही है उससे ऐसा दिखाई देता है कि जहां जहां चुनाव नहीं है वहां वहां तो कोरोना को लेकर सरकार बहुत चिंतित है, प्रशासन बहुत चिंतित है। आप घर से नहीं निकल सकते, आप 200 से ज्यादा कार्यक्रम नहीं कर सकते, आप 100 से ज्यादा कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक रैलियों में आप हजारों की भीड़ कर सकते हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई आपको जरूरत नहीं है।
आप मास्क भी नहीं लगाए तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले में आप मास्क पहनाते नजर आएंगे, लेकिन राजनीतिक सभाओं में आपको यह दिखाई नहीं देता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ब्लास्ट तो होगा और इन्हीं राज्यों में होगा। अगला जो ब्लास्ट होने वाला है कोरोना का, वो इन्हीं राज्यों में होने वाला है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव है, आप वहां पर ट्रेनों में स्थिति देख लीजिए, आप फ्लाइट्स में चले जाइए, सारी फ्लाइट्स और ट्रेन फुल हैं, क्योंकि वहां से कार्यकर्ता आ रहे हैं और जा रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। उनको सत्ता का सिंहासन चाहिए। कोरोना आगे क्या होगा उससे निपट लेंगे। क्या कहें सतीश जी? ये बात सही है आपकी बात। निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश से कई लोग यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कई नेता हमारे जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं, और इसकी वजह से कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा इस बात पे किसी की चिंता नहीं है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जब उपचुनाव हुए, हाईकोर्ट ने बड़ी बड़ी रैलियों पर 5 से अधिक लोगों को लेकर जनसंपर्क करने पर ये सब प्रतिबंधित किया। जब प्रतिबंधित किया तो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में गए और न्यायालय से उच्च न्यायालय के आदेश को स्टे कराया और सब जगह बड़ी बड़ी रैलियां की। जब उनको जरूरत है तब कोरोना खत्म हो जाता है। उनको जब भूमि पूजन करने होते हैं, बड़ी रैलियां करनी होती हैं, तो उस समय खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे नारायण भाई त्रिपाठी जी बैठे, इनको रैली करनी थी तो कोरोना के कारण इनको परमिशन नहीं मिलती है, और दूसरे विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए कहता है, उनको कोरोना का भय दिखाया जाता है। ग्वालियर में जब कोरोना फैल रहा था तो आपको मेला लगाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? अब मेले में व्यापारी आ गए बाहर से बेचारे, अब कोरोना के नाम पर उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जब आपको पता है कोरोना की बीमारी है, देश से अभी गया नहीं है, तो आपको पूरे देश में इसके लिए एहतियात बरतना चाहिए। आप पश्चिम बंगाल में कोई एहतियात नहीं बरत रहे, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोई एहतियात नहीं बरत। अभी नगर पालिका के चुनाव पंजाब में हुए हों, चाहे हमारे आंध्र प्रदेश में हुए हों, वहाँ कोई किसी प्रकार की बड़ी बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तक, उनमें नगर पालिका चुनाव में आंध्र प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां करने गए, तब वहाँ कोरोना नहीं है। मध्य प्रदेश में आज अगर प्रधानमंत्री जी की रैली होगी तो कोरोना सब भाग जाएगा। इसलिए कोरोना की तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं है। इस कोरोना का उपयोग दुरुपयोग सरकार अपने हिसाब से कर रही है। नहीं, लेकिन सतीश भाई आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर असम में रैलियां तो कांग्रेस की भी हो रही हैं, कांग्रेस की सभाओं में भी उतनी भीड़ आ रही है कार्यकर्ताओं की, नेता रैलियां कर रहे हैं, तो जिम्मेदार तो हर राजनीतिक पार्टी। आप देखिए तो आप रूल बनाइए, रूल कौन बनाएगा? केंद्र की सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। अब आप हमारे मठाधी से वो रूल तोड़ेंगे तो जनता भी रूलों को तोड़ेगी। और जहाँ चुनाव नहीं है, 500 रुपए का दंड हो रहा है, गरीब लोगों को रोक रोक के पूरी सरकार सड़कों पर उतर आई। अभी एसडीएम उतर आए, कलेक्टर महोदय उतर आए, 500 रुपए लाइए, 200 रुपए लाइए, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, पढ़ने वालों को प्रताड़ित किया जाता है कोरोना के नाम पर। और जहाँ आपका चुनाव है वहाँ कोई मास्क लगाए नहीं लगाए, बिना मास्क के जाए, दूरी मेंटेन करे ना करे, लेकिन आप जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ आप लोगों को दबाने का, प्रताड़ित करने का काम सरकार कर रही है। आप बसों को कोई बंद नहीं कर रही। अब रात को 2 बजे तक शराब पिलाई जाएगी। तो आप देखिए जहाँ कोरोना को रोकथाम नहीं हो रही, दिन में भीड़ हो रही है तो दिन में कोई वो नहीं है प्रतिबंधित। रात में जब लोग सो जाएंगे तो रात में प्रतिबंधित हो जाएगा। जब इतवार को लोग काम पे नहीं जाएंगे तो आप प्रतिबंधित करेंगे। दिन में आप सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग भीड़ के साथ साथ जा सकते हैं, उस समय कोरोना नहीं रहेगा। क्यों कि सोमवार से और शनिवार तक कोरोना कहाँ जाएगा? कहाँ दुबक जाएगा क्या? लेकिन आपको इतवार को ही कोरोना दिख रहा है तो इतवार को लॉकडाउन भाई होगा। संडे को कोरोना अपना काम करेगा और मंडे टू फ्राइडे कोरोना की छुट्टी होगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ी रोचक व्यवस्था है। खैर क्या करें, सत्ता में बैठे लोग इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं, उन्हें दिखाना भी होता है और अपनी खाना पूर्ति भी करनी होती है। नारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। नारायण साहब,
वाकई बड़ा मजाक उड़ता है। पूरे देश में कोरोना का डर फैल गया है। आप किसी को भी फोन लगाओ तो फिर से वही धुन सुनाई, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार सुनाए वो धुन को, फिर से वही धुन सुनाई देती है। लेकिन उसी धुन पे हमने कुछ तस्वीरें लगाई हैं, तस्वीरें उन चुनावी रैलियों की लगाई हैं कि कोरोना का पालन करना जरूरी है, गाइडलाइन का, मुंह पे मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन चुनावी सभाओं में नहीं है। एक बार सुन लीजिए और देख भी लीजिए कि आखिर ये भाषण कैसा है और तस्वीरों में चुनाव में भीड़ कितनी है। सुनाइए जरा देश के लिए। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। तो ये जो धुन है जो हर फोन में बज रही है, इस पर हमने वो राजनीतिक सभाओं की तस्वीरें लगाई हैं, वीडियो लगाए हैं, जहां पे हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। और जिम्मेदार कौन? सत्ता में बैठे लोग। नारायण त्रिपाठी साहब, जहां चुनाव नहीं है वहां तो सख्ती से पालन, दवाई भी और कड़ाई भी। लेकिन जहां पर चुनाव है वहां पर हजारों की संख्या में राजनीतिक भीड़, कार्यकर्ता, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, और नेताजी के मंच से भाषण चल रहे हैं सत्ता की चाशनी के लिए कि जब तक चुनाव है तब तक कोरोना नहीं है, बाद में देखा जाएगा। ये दोहरी मानसिकता क्यों हमारे देश के नेताओं की? मनोज जी नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मैं भी इन बातों से पीड़ित हूँ। बिल्कुल ये बात आई है ना, उसमें बोला गया है कि जब ज्यादा जरूरी न हो तो चुनाव तो जरूरी है ही है ना। चुनाव जरूरी है। अब चुनाव जरूरी में निकलने के लिए है तो सब निकलेंगे, घूमेंगे, भागेंगे, प्रचार करेंगे। मेरा एक निवेदन है, इसमें सच में बड़ा दिल करना चाहिए कि यदि कोई कहीं महत्वपूर्ण का, इस कोरोना से सावधानी बरतना चाहिए। ये वास्तव में महामारी है, बीमारी है, हम लोग भी महसूस करते हैं, समझते हैं, मास्क पहनते हैं, सबको बोलते हैं कि इससे बचाव करो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, सब सही है, सब होना चाहिए। हर आदमी बचना चाहता है, मृत्यु से हर आदमी डरता है, जो अवश्यम भावी है उससे बचता है, डरता है। पर जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं कि यदि चुनाव में ये लागू कर रहे हो आप, तो इन आदेशों के तहत आप भी मास्क पहनो और आप भी अपनी सभा कर सकते हो। आज हमने विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण का 1 महीने से लगातार मेहनत किया, प्रयास किया, और आज की सभा हम इसलिए कैंसिल किए दुखी मन से कि कहीं इसका प्रकोप हमारे क्षेत्र में भी ना आए। भाई शारदा कृपा करे कि ऐसा कुछ ना हो। तो इस भय और डर से हम भी बचने का प्रयास किए। पर तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, कितनी बड़ी व्यवस्थाओं के बाद तमाम व्यवस्थाएं कर डाले, मेहनत कर डाले, और अचानक हमें परमिशन न मिलना, हमें रोक देना, ये कहीं न कहीं मन को दुखी करता है। ये अच्छा नहीं है। चुनाव में यदि लागू है तो किसी के घर में यदि शादी है तो शादी के परमिशन आप नहीं देंगे, भीड़ की परमिशन नहीं देंगे। कहीं जनहित के मुद्दे हैं, स्टेट के पुनर्निर्माण, विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की ये बात थी। ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग को आपने नहीं करने दिया, जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तमाम पूरा विंध्य का एक एक आदमी, युवा, चाहे जिस वर्ग का आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को हमारे मोदी जी, अमित शाह जी पूरा करें। उनका संकल्प था कि छोटे राज्य बने, राज्य का विकास होगा। उसी परिकल्पना के तहत हम अपनी मांग को दोहरा रहे थे, लोगों को जागरूक किए थे। लोगों ये बात सही है त्रिपाठी जी आपकी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? देखिए, आप बीजेपी के विधायक हैं, आप भी अपनी इसी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, उन चुनावी रैलियों की अनुमति दी जा रही है, लोगों को शादियों की अनुमति नहीं दी जा रही है। और वही दर्द सतीश जी का है, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के दोनों जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दर्द की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दर्द तो दोनों का है, लेकिन अब इस दर्द को समझेगा कौन? क्योंकि चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना है। चुनाव आयोग फिलहाल फैसला तो ले नहीं सकता क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव चरम पर है, पहला दौर भी आने वाला है मतदान का। तो ऐसे में अब क्या किया, जो है वो चला जाएगा, उसके बाद में देखा जाएगा, मौतें होंगी, संक्रमण होगा, देखा जाएगा। जैसे 1 साल झेल लिया, फिर झेला जाएगा।
गर्ग साहब? चुनाव आयोग भी तो हमारे यही हिंदुस्तान के हैं। चुनाव आयोग को भी ये समझना चाहिए कि जब कोरोना है तो चुनाव को रोकें, आगे बढ़ाएं, इस दौरान प्रचार न हो। ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, उनका भी घर परिवार होगा, उनके भी तमाम लोग होंगे। ठीक बात है। गर्ग साहब क्या करें, अब बताइए क्या रास्ता है? वाकई बड़ी चिंताजनक स्थिति है। पिछले एक साल में हमने करीब 750 डॉक्टर मित्रों, नर्सों, पैरामेडिक्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को खोया है इस बीमारी में। असमय खोया है, कम आयु में खोया है। ये बड़ा चिंताजनक है कि जहां आम मरीजों में इस बीमारी में मृत्यु का प्रतिशत 1% से भी कम रहा है, वह डॉक्टर पैरामेडिक्स में ये 14% से ज्यादा रहा है। ये बड़ा संगीन इशू है, क्योंकि मैं इसकी संगीनता में कुछ और फैक्ट्स आपके सामने, आपके जरिए जनता के सामने रखना चाहता हूं, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो ज्ञान हो कि हम किस मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत देश में 12 प्रयोगशालाएं खोली नहीं थी कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, जहां पर ये जांच की जाना थी कि कितने तरह के वायरस हैं और कितने तरह के म्यूटेशंस हो रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10,000 सैंपल्स में से करीब 750 गंभीर किस्म के वायरस म्यूटेशंस का हमारी प्रयोगशालाओं ने पता लगाया है। ये रिपोर्ट अभी ओपन हुई है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। मनोज जी, ये बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इसमें ब्राजीलियन स्ट्रेन भी पाया गया है, इसमें ब्रिटेन का स्ट्रेन भी पाया गया है, और इसमें लगभग दुनिया में मौजूद सभी तरह के स्ट्रेन पाए गए हैं। ये बड़ा चिंताजनक है। दूसरा चिंताजनक पक्ष इसमें वो भी है जो आपको ध्यान होगा, हम लगातार पिछले एक साल से सबको चेता रहे हैं कि हमारे देश में मल मूत्र के कंटेमिनेशन का, जिसमें कोरोना वायरस होना ही होना है, उसकी जांच नहीं हो रही है। पूरे देश भर में जगह जगह के उदर रोग विशेषज्ञों को नए प्रकार के पेट दर्द और पेट दर्द के साथ उल्टी दस्त, लिवर की खराबी के मरीज मिल रहे हैं, जिसका निदान नहीं हो पा रहा है। ये दूसरी बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी हमने बहुत छोटी सी महामारी झेली है। अगर हम इस एक साल की महामारी का आकलन करें तो हमारे सामने बहुत कठिन समय अब संभवतः आने वाला है, क्योंकि ये संक्रमण के जो स्तर हैं वो बहुत भयावह हैं। हमको इसमें बहुत सख्ती से काम करना होगा, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई दवाइयां अभी तक ज्ञात हैं, ना इसका कोई स्थायी ट्रीटमेंट है। और जब हम वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे हैं तो वैक्सीन एक म्यूटेशन के खिलाफ काम कर सकता होगा, सबके खिलाफ नहीं करेगा। हम लगातार देख रहे हैं कि 2-2 टीके लग चुके लोगों को भी वापस से संक्रमण हो रहा है। ये अपने आप में आंखें खोल देने वाला इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने ये बड़ा विषय उठाया तो मैं आपसे एक बात पूछूं। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे है कि भाई वैक्सीन ठीक है, लगा लीजिए, क्योंकि जितने लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग कंफ्यूज हमारे पास आ रहे हैं, वो वैक्सीन को लेकर कंफ्यूज है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो वैक्सीन अब तक बनी है वो कुछ खास स्ट्रेन को लेकर बनी है, और कोरोना के कई सारे स्ट्रेन हमारे सामने आ रहे हैं, तो जो वैक्सीन बनी है क्या वो उन स्ट्रेन पर भी असर करेगी? देखिए मनोज जी, मैं यहाँ थोड़ी सी और जानकारी का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाने की प्रक्रियाओं में 3 तरह की प्रक्रियाएं हैं। जैसे चाइनीज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उन्होंने केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुए हैं। चाइनीज वैक्सीन का आप नाम कहीं नहीं सुनेंगे। बाकी जगहों पर 2 डिफरेंट टाइप के जीनोम्स के ऊपर काम हो रहा है, तो जिसमें हम देख रहे हैं कि जो जीनोम फाइजर कंपनी ने इस्तेमाल किया है उसमें नुकसान बहुत मिले हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं और बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें हुई हैं। पर भारत की वैक्सीन में जो क्रोमोसोमल पैटर्न यूज किया गया है जीनोम का, वो संभवतः बेहद कारगर है, और दोनों वैक्सीन में इसीलिए बहुत ज्यादा हमको साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं और मरीजों को नुकसान नहीं हुए हैं। लेकिन मेरा भागीरथी सवाल आज भी पिछले एक साल से लगातार कायम है कि आप किसी भी वायरस के खिलाफ आज तक जब आप स्वाइन फ्लू में नहीं बना सके, सार्स में नहीं बना सके, पिछले 6 वायरस में नहीं बना सके, कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं खोज सके, तो आप 7वीं में कैसे खोज लेंगे? पहली बात। उसका मैं कारण फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वायरस की वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, जो हम लगाने की बात कर रहे हैं, उसको लगाने के बाद आपके शरीर में कितनी इम्यूनिटी बनी, मतलब कितने एंटीबॉडी बने, क्या हमने इसकी जांच करने का कोई पैरामीटर बनाया है? बिल्कुल नहीं। हम जिसको वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या हमने उसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका और उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, हमने उसको जांचने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं। ये अब सीधा एक अंधकार वाला सवाल खड़ा हो गया है कि आपको वैक्सीन से इम्यूनिटी बन रही है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो चुका इससे इम्यूनिटी बनी। क्योंकि आप ध्यान देंगे कि जितने भी हमारे नेशनल डाटा सैंपलिंग, सर्वे सैंपलिंग थी, एट रैंडम सैंपलिंग, उन्होंने ये कहा था और हमने भी आपके सामने ये पक्ष रखा था कि संभवतः हम दिसंबर 2020 तक जो चला गया, 20 से 25 करोड़ लोगों में इसका संक्रमण देख लेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि आज की तारीख में करीब 50 से 60 करोड़ लोगों में इस वैक्सीन से संक्रमण होकर उनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। इसका मतलब सीधा सा है कि करीब
40 से 50% हमारी जनसंख्या के पास उनके शरीर में एंटीबॉडी टाइटर होना चाहिए। क्या हम इस और ये है सीरो सर्वे में ये तमाम सारी रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ। सरकार ने उस पर आगे जाके फिर रोक लगा दी, क्योंकि धीरे धीरे तमाम भयावह आंकड़े आ रहे थे। सतीश सिकरवार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, अब तो एक और इलेक्शन आ गया है, एक और चुनाव आ गया दमोह का, वहां पर चुनाव हो रहा है। दूसरे राज्यों की बात अलग है। क्या आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को ऐसा कुछ ज्ञापन, ऐसा कुछ मेमोरेंडम दिया जाएगा कि भैया कम से कम इस बात का सबक ले लो, कहीं ऐसा ना हो मध्य प्रदेश में ये चुनाव फिर मुसीबत बन जाए कोरोना को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव दमोह का होने जहाँ जा रहा है, वहाँ कोरोना का पहले से ही नाम निशान ये सरकार मिटा देगी, क्योंकि वहाँ चुनाव कराना है, बड़ी बड़ी रैली कराना है, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायकों को वहीं लगाना है। और फिर जब सरकार लगेगी, मन में कोई चुनाव आयोग गाइडलाइन बनाएगा या हाईकोर्ट कोई गाइडलाइन बनाएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस गाइडलाइन को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आप निश्चित मानिए दमोह चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं होगा। और दमोह में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का सैलाब उमड़ेगा, वो उस समय ये तय हुआ कि दमोह में कोरोना नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश में जहाँ कोरोना का भय रहेगा, वहीं दमोह एक ऐसा जिला रहेगा 52 जिलों में से कि जहाँ कोरोना नाम की बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सरकार तय करेगी किस जिले में बीमारी बढ़ रही है, किस जिले में घट रही है, किस जिले में है, किस जिले में नहीं है। तो अब एक कोरोना नाम की बीमारी को सरकार अपने हिसाब से मोड़ रही है, अपने हिसाब से तय कर रही है। इसलिए दमोह में मेरे को नहीं लगता कि कोरोना सही बात है कि जब तक वहां पर चुनाव ना हो जाएगा, मतदान नहीं हो जाएगा, परिणाम नहीं आ जाएगा, तब तक वहां से आंकड़े भी नहीं निकल कर आ सकते। नारायण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। नारायण साहब, जब विंध्य का कार्यक्रम करने के लिए आपको अनुमति विंध्याचल में, रीवा में नहीं दी गई, सिंगरौली में दी गई, तो फिर दमोह में चुनाव की अनुमति और रैलियों की अनुमति और सभाओं की अनुमति कैसे? मनोज जी, वो तो सब बातें ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कोरोना के फैलने का जो और कारण है, मैं इसमें कहीं न कहीं ये नीतियों के कारण ही कोरोना और ज्यादा फैल रहा है। इसलिए कि जो इस तरह की नीतियां गांव का हर आदमी और समझदार हो चुका है, उसको लगने लगा है कि हमें क्यों ऐसा ठगा जा रहा है, क्यों ऐसा कानून बना दिया जा रहा है, क्यों कभी मना किया जाता है, कभी लगता है कोरोना आ गया, कभी लगता है कोरोना चला गया। आज गांव में लोग भूखमरी के कगार में हैं, अचानक एक जाई सब बंद हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, रविवार को बंद हो जाएगा, कभी बुधवार को बंद हो जाएगा। सब लोग टीवी देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि आसाम में चुनाव चल रहा है, पूरे खुलेआम बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां जब सरकार को करना, जिम्मेदार लोग करना है तो हो जाती है। पर गांव का गरीब आदमी जो बेचारा कभी कभी सोचता मैं एक फंक्शन कर लूं, वो फंक्शन नहीं कर सकता, उसकी परमिशन नहीं मिल सकती। ये मजाक जैसे बन गया। कोरोना को लोग मजाक समझने लगे, उनको लगने लगा कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, जबकि बीमारी है, महामारी है, इससे बचने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। और इस तरह नियम, कानून, नीतियां जो बनाई गई, जिस तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, ये प्रयोग बड़े घातक है। गांव के बात सही है, बिल्कुल बात सही है विधायक जी की कि ये बीमारी है, ये महामारी है, इससे बचने की जरूरत है, इससे सावधानी की जरूरत है, लेकिन इसे मजाक किसने बना दिया है? अगर जनता ने बाजारों में मजाक बनाया है, अगर जनता मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में या सब्जी मंडी में या खुले बाजार में मजाक बना रही है, तो मजाक सरकार भी बना रही है, मजाक सरकार में बैठे राजनेता भी बना रहे हैं, और वो यहां से लेकर दिल्ली तक है। क्योंकि आप जिन राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, क्या वो मजाक नहीं है? और मजाक अगर नहीं है तो जनता समझ नहीं रही है। और अगर वहां पर सख्ती नहीं तो फिर यहां सख्ती क्यों? और अगर वहां पर ढिलाई है तो यहां पर ढिलाई क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सतीश जी का, डॉक्टर भुवनेश्वर जी का और नारायण त्रिपाठी जी का। लेकिन तस्वीरें हैं जो बोलती हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए एडिटर चॉइस में, इंडिया न्यूज में। नमस्कार। की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ
हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।